नमस्कार साथियों। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार राजकीय लोहिया महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा आयोजित ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 स्नातक और स्नातकोत्तर विषय पर ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. चारण राजकीय लोहिया महाविद्यालय में इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और आज आपके सामने फ्रांस की क्रांति के परिचय और उसके माफ करना राजनीतिक कारणों की चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति, परिचय एवं राजनीतिक कारण। तो पहले हम परिचय पर बात करेंगे क्रांति के। फ्रांस की राज्य क्रांति का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति ने नए समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्य युग में राजा दैवी सिद्धांतों में विश्वास रखते हुए निरंकुश शासक के रूप में शासन करते थे। वे अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उनकी इच्छा ही कानून होती थी। उनके प्रशासन पर किसी प्रकार का मानवीय नियंत्रण नहीं होता था। उस समय लोगों का कर्तव्य अपने राजा की आज्ञा का पालन करना मात्र था। जनता राज्य के अनुचित कार्यों की भी आलोचना नहीं कर सकती थी, क्योंकि दंड विधान बहुत ही सख्त था। मध्यकाल में कुलीन वर्ग प्रशासन पर छाया हुआ था। यह वर्ग राजा का समर्थक था, इसलिए राजा ने उनको विशेषाधिकार दे रखे थे। कुलीन वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनता का शोषण करता था। औद्योगिक क्रांति के विषय में आप जानते हैं साथियों कि उस दौरान समाज में मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ था। इस वर्ग के पास धन संपत्ति भी थी, बुद्धि भी थी और सोसाइटी में एक पोजीशन भी थी, परंतु इसे कुलीन वर्ग की भांति राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अतः मध्यम वर्ग ने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप जनता भी राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगी और सभी स्थानों पर उस समय जो नारे सुनाई दे रहे थे जनता की तरफ से कि जनता की आवाज ही परमेश्वर की आवाज है। इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से इसको प्रोत्साहन मिला। अमेरिका वासियों ने 18वीं शताब्दी के अंत में दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी और वह एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। इसी समय फ्रांस में भी सामरिक और राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसने समस्त विश्व का राजनीतिक वातावरण अशांत बना दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति का मुख्य आधार वहां व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असंतोष था, जबकि इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति तथा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य आधार राजनीतिक व्यवस्था थी। इसलिए फ्रांस की राज्य क्रांति का तत्कालीन समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस क्रांति का सर्वाधिक लाभ किसानों को ही मिला। इतिहासकारों ने 18वीं सदी को क्रांति की सदी माना है, क्योंकि इस शताब्दी में अनेक क्रांतियां हुई जिनका प्रभाव यूरोपियन देशों पर पड़ा। फ्रांस की राज्य क्रांति भी विश्व की एक ऐसी ही महान घटना थी। अब
थोड़ी चर्चा साथियों हम करेंगे क्रांति से पहले फ्रांस की स्थिति के बारे में। इतिहासकारों ने 17वीं शताब्दी को फ्रांस के उत्थान और 18वीं शताब्दी को पतन की शताब्दी माना है। लुई 14वें के शासन काल में फ्रांस सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसके समय में फ्रांस उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी अयोग्य एवं दुर्बल सिद्ध हुए, जिसके कारण फ्रांस पतन की ओर अग्रसर हुआ। लुई 15वां अयोग्य शासक था, जबकि लुई 16वां दुर्बल शासक था। क्रांति से पहले फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग पादरी यानी कि धर्माधिकारी, दूसरा कुलीन यानी कि सामंत, और तीसरा साधारण लोग जिसमें मजदूर भी थे, किसान भी थे। प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के लोग तृतीय वर्ग के किसानों, जिनमें मध्यम वर्ग भी सम्मिलित था, इनका शोषण करते थे और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। मध्यम वर्ग तथा किसानों को अनेक प्रकार के कर राजा को देने पड़ते थे, किसानों से बेगार ली जाती थी। इस प्रकार फ्रांस में सामाजिक असंतोष था। धर्माधिकारियों का समाज पर बहुत प्रभाव था। ये जो फ्रांस की उस समय की स्थिति है, औद्योगिक विकास की स्थिति भी ठीक नहीं थी। जो कुछ उद्योग थे वहां मजदूरों से बहुत काम लिया जाता था। तो कुल मिलाकर के फ्रांस का जो समाज था वो वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। नेक्स्ट, अब हम साथियों बात करते हैं क्रांति के राजनीतिक कारणों की। राजनीतिक कारणों में सबसे पहले चर्चा हम करेंगे राजा की निरंकुशता की। फ्रांस की भांति यूरोप के अन्य कई देशों में निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। सम्राट की इच्छा ही कानून होती थी। प्रारंभ में जनता सिर्फ यही चाहती थी कि शासक निरंकुश होते हुए भी जनहित के कार्य करता रहे। प्रशा, ऑस्ट्रिया, स्पेन और रूस आदि अनेक देशों के शासक निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे, परंतु उनके विरुद्ध विद्रोह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे जनता के कार्य यानी कि जन कल्याण में भी बराबर सहयोग करते रहे। जबकि फ्रांस के शासक जनहित कार्यों की उपेक्षा कर निरंकुश रूप से शासन करने लगे थे, तो उनके विरुद्ध विद्रोह होना अवश्य भावी हो गया था। फ्रांस के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक वहां पर एक अजीब सी उनकी परंपरा कायम हो गई थी। लुई 14वां तो यहां तक कहता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। फ्रांस के शासक जनता को राज्य कार्यों में अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। फ्रांस का शासक कार्यकारिणी, विधायिका और न्यायिक सभी शक्तियों का स्रोत था। वह राज्य के समस्त अधिकारियों की नियुक्ति करता था और अप्रसन्न होने पर उन्हें पद से हटा सकता था। उसकी अंतिम इच्छा ही कानून होती थी। लोगों का कर्तव्य केवल अपने राज्य की आज्ञा का पालन करना था। न्याय के क्षेत्र में भी राजा का निर्णय ही अंतिम समझा जाता था। इसके अलावा फ्रांस के लोगों को भाषण, लेखन तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। राजा जिस व्यक्ति को चाहता बंदी बना सकता था और बिना मुकदमा चलाए मनचाही सजा दे सकता था। राजा के चाटुकार भी इस अधिकार का उपयोग कर रहे थे। वे राजा द्वारा बेचे जाने वाले गिरफ्तार पत्र, जिनको फ्रांसीसी में कहा जाता था लेटर्स डी कैचेट,
लेटर्स दी कैचेट धन देकर के खरीद लेते थे और इस पत्र में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहते थे, जिस व्यक्ति को बंदी बनवाना चाहते थे, उसका नाम खाली स्थान पर भर लेते थे। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि फ्रांस की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। राज्य की सारी शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित थी और राजा बहुत ही निरंकुश थे। नेक्स्ट में शासकों में योग्यता का अभाव। फ्रांस में जो शासन व्यवस्था थी वो तब तक नियंत्रित रह सकती थी जब तक शासकों में योग्यता कायम थी। लेकिन लुई 14वें के बाद, लुई 14वें तक तो ठीक है क्योंकि लुई 14वां एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों में शासन करने की योग्यता नहीं थी। वे शासन के प्रति उदासीन होकर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास चापलूस और स्वार्थी लोगों का जमावड़ा रहता था और इन्हीं की सहायता से वे शासन कर रहे थे, जबकि ये इनके चारों तरफ रहने वाले लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए थे। लुई 14वें की मृत्यु के बाद लुई 15वां फ्रांस का सम्राट बनता है। वह स्वयं तो आलसी और विलासी था ही, उसके मंत्री भी वैसे ही अयोग्य थे। दरबार के विलासी जीवन तथा युद्धों के फलस्वरूप फ्रांस की राजनीतिक स्थिति बिगड़ती रही लुई 15वें के समय। साथियों, 1774 ईस्वी में जब लुई 15वें की मृत्यु हुई तो लोगों ने शोक मनाने के स्थान पर खुशी मनाई। उसकी शव यात्रा के समय बहुत से लोग गंदे नारे लगा रहे थे, फैसिस्ट गीत गा रहे थे। फिर लुई 15वें के बाद हमारे सामने आता है लुई 16वां, जो कि एक तरुण अवस्था में था, नव युवा था। उसमें शासन करने का कोई अनुभव नहीं था, योग्यता नहीं थी। उसके शासन काल में सलाहकारों का प्रभाव बहुत छाया हुआ था प्रशासन पर। वह चाहते हुए भी जनहित के कार्य नहीं कर सकता था। फिर उसकी रानी भी, जो लगभग उसी की आयु की थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, जिससे फ्रांस के लोग नफरत करते थे, वह भी आमोद प्रमोद और विलासिता में डूबी रहती थी। शासक का छोटा भाई, वह भी अयोग्य था और वो भी आमोद प्रमोद और विलासिता में डूबा रहता था। इस प्रकार साथियों, लुई 15वां और लुई 16वें में फ्रांस में अराजकता और अव्यवस्था फैलने लगी। प्रोफेसर हेज ने ठीक ही लिखा है कि फ्रांसीसी सम्राट इतने अयोग्य और दुर्बल थे कि वे समस्या को हल करने में असफल रहे, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई। नेक्स्ट, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। फ्रांस की शासन व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी। अनेक दोष विद्यमान थे और वहां के शासकों ने उन दोषों के निवारण का कभी प्रयास नहीं किया। शासक लंबे समय से चापलूसों और सलाहकारों, स्वार्थी सलाहकारों की सहायता से शासन का संचालन कर रहे थे, जिसके कारण फ्रांस की शासन व्यवस्था और भी अधिक दूषित हो गई। प्रशासनिक दृष्टि से फ्रांस जिलों और प्रांतों में विभक्त था, परंतु यह विभाजन भी बिना किसी वैज्ञानिक आधार पर था। प्रत्येक प्रांत व प्रत्येक जिले में भिन्न शासन प्रणाली थी तथा भिन्न कर व्यवस्था विद्यमान थी। भिन्न प्रकार के नियम थे। एक प्रांत के नियम दूसरे प्रांत में अमान्य थे। एक जिले के नियम दूसरे जिले से भिन्न थे। ये लोगों के लिए परेशानी का बहुत कारण थे और केंद्र का इन पर कोई नियंत्रण नहीं था। केंद्र की तरफ से इन पर कोई भी वहां से
कोई इसका समाधान लोगों को नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट बिंदु इस श्रृंखला में आगे है दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था। दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भिन्न प्रांतों में भिन्न नियम थे, न्याय व्यवस्था के नियम भी भिन्न थे। और न्याय संपूर्ण फ्रांस में यदि साथियों हम बात करें तो 400 प्रकार की न्याय प्रणालियां विद्यमान थी। इस संबंध में वोल्टेयर का एक स्टेटमेंट बहुत ही प्रसिद्ध है। वो लिखते हैं कि किसी व्यक्ति के फ्रांस में यात्रा करते समय कानून उसी प्रकार बदलते थे जिस प्रकार उसके गाड़ी और घोड़े बदलते रहते थे। न्याय व्यवस्था में समानता नहीं होने के कारण अलग अलग प्रांतों में एक ही अपराध के लिए अलग अलग दंड व्यवस्थाएं थी। अदालतें एक जैसी नहीं थी। किसी स्थान पर सरकारी अदालतें थी तो किसी स्थान पर सामंतों की अदालतें थी। फ्रांस में कठोर दंड विधान था। कानून निर्दयी और न्यायहीन थे। साधारण अपराध के लिए भी कड़ी सजा दी जाती थी। उस समय अपराधी के नाक अथवा कान काट लिए जाते थे, जीभ काट ली जाती थी, हड्डियों का चूरा बना दिया जाता था। कुछ अपराधों के सिलसिले में कुलीन वर्ग के लोगों को सजा नहीं मिलती थी क्योंकि यह उनका विशेषाधिकार होता था। फ्रांस में न्यायाधीश का पद धन देकर खरीदा जा सकता था और ये न्यायाधीश अपनी जेब भरते रहते थे, जीवन पर्यंत इस पद पर कार्य करते थे। फ्रांस में ऐसे न्यायाधीशों की जो संख्या है कोई 50,000 के लगभग थी। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम शासकों की असीमित खर्च, शासकों की जो विलासिता है, शान शौकत है, किस प्रकार से वे फ्रांस के अंदर जो एक वहां के लोगों की मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे थे। फ्रांस के शासक विलासिता में डूबे हुए थे। लुई 14वें ने पेरिस से 12 मील दूर वर्साय नामक नगर में एक सुंदर शीश महल का निर्माण करवाया जिस पर उस समय 10 करोड़ करेंसी खर्च हुई। इसमें वह बड़ी शान शौकत से रहता था। लुई 14वें के बाद लुई 15वां, उसके बाद लुई 16वां, वे भी इसी महल में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। साथियों वर्साय के शीश महल में 18,000 लोग निवास करते थे जिसमें 16,000 लुई 16वें के सेवक थे। 800 महारानी की दासियां थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी वर्साय का महल और कितने ही वहां पर राजकीय अतिथि होते थे, सामंत लोग रहते थे और वहां पर चापलूस दरबारी वहां महफिलें चलती रहती थी। लुई 16वें के समय जो खर्चा था प्रतिवर्ष दरबार का वो था 600 करोड़ करेंसी, फ्रांस की जो करेंसी है। उपहार देना, महफिलें होना, संगीत के कार्यक्रम होना और जाने कितने प्रकार के कार्यक्रम वहां पर चलते रहते थे, कितने अनैतिक कार्य होते थे। उन सब में धन का अपव्यय पानी की तरह, पानी से भी अधिक वेग से वो जो धन का अपव्यय था फ्रांस के लोगों पर भारी पड़ रहा था साथियों, जो क्रांति का एक कारण बनता है। अगला कारण हम चर्चा करेंगे फ्रांस के शासकों की, सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति लुई 14वां जो कि जब फ्रांस में जब शासक था उसके समय से लेकर के फ्रांस कई युद्धों में भाग ले रहा था और लुई 14वें के समय तो फ्रांस की एक अच्छी धाक दुनिया में जम गई थी। लेकिन बाद हालांकि उसका बहुत जो धन का व्यय था वो उस देश को ही चुकाना था। इससे राजा के कोष पर, जो फ्रांस का राजकोष है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो लुई 14वें के बाद में लुई 15वें के समय भी इसी प्रकार की नीति चलती रही और लुई 16वें के समय, और ये जो इस प्रकार से जो साम्राज्यवादी नीति थी उस खर्चे को पूरा करने के लिए
उस जनता पर नए टैक्स लगाए गए और जनता उन टैक्स को देने में असमर्थ थी। फलस्वरूप सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति भी वहां फ्रांस के लोगों में एक असंतोष का कारण थी, क्योंकि फ्रांस की आंतरिक स्थिति तो ठीक थी नहीं और फ्रांस के शासक फ्रांस की सीमाओं से बाहर दुनिया के जो दूसरे मसले थे उन मसलों में हस्तक्षेप कर रहा था। ये लोगों को ठीक नहीं लग रहा था। अगला जो बिंदु है वो है साथियों विदेश नीति की असफलता। फ्रांस की विदेश नीति की असफलता। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस यूरोप में सबसे शक्तिशाली शासक हो गया था। उसने युद्धों के माध्यम से फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया। उसकी विदेश नीति की सफलता से फ्रांस की अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा हुई, जैसा कि अभी अपन ने चर्चा की। लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी हैं लुई 15वां और लुई 16वां, उनके शासनकाल में फ्रांस का साम्राज्य दिनों दिन घटने लगा। फ्रांस को दिनों दिन हार का सामना करने पड़ा। तो ये दुनिया में फ्रांस का कद जो घट रहा था, फ्रांस का जो अपमान हो रहा था, फ्रांस के अंदर जो रहने वाले लोग थे, निवासी थे, वो उनका स्वाभिमान भी कमजोर पड़ रहा था और वो अपने शासकों की विदेश नीति से असंतुष्ट थे। और साथियों अंत में हम एक और कारण पर चर्चा करेंगे राजनीतिक कारणों की दृष्टि से, वो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के लोगों को जो बहुत एक परेशानी हो रही थी वो थी कि उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें ना भाषण का अधिकार था, ना लेखन का, विचार की अभिव्यक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब अनुपस्थित थे। जनता में फ्रांसीसी सम्राटों के निरंकुश शासन के प्रति असंतोष व्याप्त था। यह असंतोष क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। यदि साथियों आप देखिए यहां पर, यदि फ्रांस की जनता को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिल जाती, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, यदि फ्रांस की जनता को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिल जाती तो लोग निरंकुश शासन के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त कर अपने क्रोध को शांत कर लेते और संभवतः क्रांति कुछ समय के लिए टल सकती थी। लुई 16वां यदि थोड़ी सी दूरदृष्टि रखता तो वो शायद उसको क्रांति का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु वहां के लोगों को न तो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी और न ही धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उस समय फ्रांस का राज्य धर्म कैथोलिक था, इसलिए प्रोटेस्टेंट के अनुयायियों पर अत्याचार किए जाते थे, उन्हें धर्मद्रोही घोषित कर मौत की सजा दी जाती थी। तो ये जो वहां का वातावरण था, जैसा हमने पहले जिक्र किया कि किसी भी व्यक्ति को एक कारण जो है वो बंदी बना सकते थे, तो लोगों में एक ये छटपटाहट थी कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, लेखन की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन वहां के शासकों ने ये स्वतंत्रता उनको प्रदान नहीं की। और नेक्स्ट, और साथियों निष्कर्ष के रूप में मैं कहूंगा कि यहां पर प्रोफेसर केटलबी के एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा कि फ्रांस की तत्कालीन स्थिति का जो वर्णन करते हुए प्रोफेसर कैटलबी लिखते हैं कि विशेषाधिकार रियासत विमुक्ति कानून ही फ्रांसीसी समाज के आधार थे। विशेषाधिकार रियासत विमुक्ति कानून ही फ्रांसीसी समाज के आधार थे। उनके शासकों की नीति किसी सिद्धांत पर नहीं अपितु इच्छा पर निर्भर थी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्रांतिकारियों की सबसे पहली मांग संविधान के लिए थी। सबसे पहली मांग उनकी राजनीतिक अधिकार थी, जिससे देश में कुछ व्यवस्था स्थापित हो सके, सुव्यवस्थित हो सके। तो साथियों कहना होगा कि फ्रांस के जो राजनीतिक व्यवस्था है, क्रांति के राजनीतिक कारण हैं, उसमें
फ्रांस में एक अराजकता थी, अव्यवस्था थी, शासकों की मनमानी थी, और कुल मिलाकर के जो वहां की प्रजा थी, जो वहां के लोग थे, खास करके जो मध्यम वर्ग थे, शासक उनकी भावनाओं को नहीं समझ सके। यदि उनको थोड़े बहुत राजनीतिक अधिकार दे दिए होते तो संभवतया उनका क्रोध, उनका गुस्सा शांत हो गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद।